हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एपिकल जावरा के यूट्यूब चैनल पर। मैं बलराम नागर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के एनिमल हस्बेंड्री के सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन के पैटर्न को थोड़ा सा समझ लें। पेपर में कुल 18 प्रश्न रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 से 7 तक 2 अंक के। प्रश्न क्रमांक 8 से 10 तक 3 अंक के। प्रश्न क्रमांक 11 से 15 तक 4 अंक के और प्रश्न क्रमांक 16 से 18 तक 5 अंक के प्रश्न रहेंगे। इस तरह कुल 14 प्रश्न हल करना है, प्लस 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। पेपर के कुल 18 प्रश्न रहेंगे। बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। जैसा कि प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 जो रहेगा वो 2 अंक का रहेगा और ये मत्स्य पालन चैप्टर से रहेगा यानी पार्ट से रहेगा। मत्स्य पालन पार्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं यानी प्रश्न हैं वो कुछ इस तरह से बात करते हैं। पहला प्रश्न जो है, मत्स्य पालन किसे कहते हैं, इसका महत्व लिखिए। मछली पालन किसे कहते हैं यानी उसकी परिभाषा और साथ में उसका महत्व यानी क्या महत्व है मछलियों को पालने से। अगला प्रश्न है, मछली के मांस का औसत संगठन लिखिए। यानी मछली के मांस का जो संगठन, मछली जो के मांस में कौन कौन से तत्व होते हैं और कितने % होते हैं वो आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय व विदेशी मछलियों के नाम लिखिए। यानी भारतीय मछलियाँ कौन कौन सी उनके नाम लिखना है और विदेशी मछलियाँ कौन कौन सी है उनके नाम लिखना है, जो कि चैप्टर के अंदर जो दे रखी है 3 प्रमुख नस्लों के नाम दे रखे हैं वो आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, मछली पालन की समस्या। अगर मछलियों को पाल रहे हैं तो क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, क्या कठिनाइयाँ क्या बाधाएं आ सकती है वो आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, तालाब में ऑक्सीजन की कमी होने पर क्या उपाय करना चाहिए या उपाय लिखिए। अगर तालाब में कभी ऑक्सीजन की कमी हो गई तो कौन कौन से उपाय करना चाहिए तो उसके बारे में आपको 4 पॉइंट लिखना है। कतला मछली की विशेषता लिखिए। कतला मछली भारतीय मछली है और ये एक प्रमुख मछली है तो इसकी विशेषता लिखना है। ये कैसी होती है, किस तरह से वृद्धि, कैसे क्या खाती है, इसका भोजन क्या है, किस जल के किसी सतह पर रहती है तो उसके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है इसका, मछली बीज खरीदते समय सावधानियाँ लिखिए। यानी मछलियों को जब पालेंगे तो मछलियों को खरीद कर लेके आना पड़ेंगे। जो मछलियाँ खरीद कर लेके आ रहे हैं उन्हें मछली बीज कहते हैं। और जब खरीद रहे हैं तो उस समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए या ध्यान देने योग्य बातें कौन सी रखनी चाहिए, वो स्वस्थ होनी चाहिए, किसी नस्ल की है वो, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए अपनों को। तो वो सावधानियाँ जरूर कौन कौन सी रखना चाहिए वो लिखना है अपनों को। अगला प्रश्न बात करते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 जो 2 अंक का रहेगा, ये सुअर पालन चैप्टर से रहेगा। सुअर पालन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है, मांस व चर्बी के लिए पाली जाने वाली सुअर की नस्लें। यानी सुअर ऐसे कौन सी नस्लें हैं सुअर की जो मांस व चर्बी के लिए पाली जाती है, उनके नाम लिखना है। हालांकि इस पे क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, विदेशी सुअर की नस्लें लिखिए, क्योंकि विदेशी सुअर की जितनी भी नस्लें वो मांस व चर्बी वाली ही है, तो इसलिए विदेशी सुअर की अगर नस्लें भी पूछे तो आंसर दोनों का एक ही रहेगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला है, सुअर पालन का महत्व। सुअर को पालेंगे तो कौन कौन से महत्व, कौन कौन से लाभ होंगे वो आपको लिखना है। सुअर, अगला प्रश्न है, सुअर पालन की समस्या। अगर सुअरों को पाल रहे हैं तो कौन कौन सी समस्या होंगी या कठिनाइयाँ बाधाएं होंगी वो आपको लिखना है। एक और प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, सुअर में लगने वाली बीमारियों के नाम लिखिए। सुअर में कौन कौन सी बीमारियां लगती है। ऐसे सुअर में जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियां, क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि सुअर में जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियों के नाम लिखिए या सुअर में विषाणु द्वारा होने वाली बीमारियों के नाम लिखिए। 2 टाइप्स की बीमारियां हैं तो आप दोनों टाइप्स में याद रखें उनके नाम। क्वेश्चन इस तरह से भी, इस चैप्टर के अगर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो सुअर में बीमारियां और मांस व चर्बी वाले, ये 2 क्वेश्चन के आने के सबसे ज़्यादा चांस हैं। आप अच्छे से पढ़ें, बाकी क्वेश्चंस को भी पढ़ें। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, प्रश्न क्रमांक 7 जो कि 2 अंक का रहेगा। यह बकरी पालन चैप्टर से रहेगा। बकरी पालन चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दुधारू मांस वाली, द्विकाजी ऊन वाली बकरियों की नस्लों के नाम लिखना है। जो दूध दे रही वो, मांस के लिए पाल रहे हैं वो। द्विकाजी का मतलब है कि दूध और साथ में मांस के लिए भी है, दूध भी दे देती है और साथ में मांस के लिए भी पाल सकते हैं ऐसी बकरियां। और ऊन वाली, जो कुछ बकरियों से ऊन प्राप्त होता है तो उन बकरियों के नाम लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा हैं इसके, तो आप ज़रूर अच्छे से पढ़ें। अगला प्रश्न पर बात करते हैं, बकरी पालन का महत्व। अगर बकरियों को पाल रहे हैं तो क्या महत्व है, क्या लाभ है वो आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, जमुनापारी और बर्बरी बकरी की विशेषताएं लिखिए। जमुनापारी और बर्बरी बकरी जो दोनों बकरियां हैं वो उत्तर प्रदेश की बकरियां हैं और बकरियों की सबसे अच्छी नस्लें हैं ये दोनों। जमुनापारी और बर्बरी एक दूसरे के अपोजिट भी है। जमुनापारी जो है वो आकार में बड़ी बकरी है जबकि बर्बरी आकार में सबसे छोटी बकरी है।
जमुनापारी को गांव की बकरी कहा जाता है, जबकि बर्बरी को शहर की बकरी कहा जाता है। तो कई सारे इसमें असमानता हैं, तो अंतर भी पूछ सकते हैं। विशेषताओं के साथ में आपको विशेषताएं भी याद रखना है कि जमुनापारी बकरी की विशेषताएं क्या हैं और बर्बरी की विशेषता क्या है, साथ में इसमें अंतर भी याद रखें। 2 क्वेश्चन अगर इस चैप्टर की बात करूँ तो पहला और एक है जमुनापारी और बकरी, ये इनके आने के सबसे ज़्यादा चांस है, तो आप अच्छे से पढ़ें इनको। अगले प्रश्न में बात करते हैं पश्मीना क्या है, पश्मीना बकरी की विशेषता। पश्मीना बकरी को काश्मीरी बकरी भी कहते हैं और पश्मीना बकरी से ऊन प्राप्त होता है, उस ऊन का नाम है पश्मीना। तो पश्मीना क्या है, एक प्रकार का ऊन है, उसके साथ में इसकी विशेषताएं भी लिखना है कि पश्मीना बकरी की जो है इसकी विशेषता किस तरह है, या इसी क्वेश्चन को काश्मीरी बकरी के हिसाब से भी दे सकता है कि काश्मीरी बकरी की विशेषता लिखिए, तो आप ध्यान रखें। चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं, प्रश्न क्रमांक 8 जो कि 3 अंक का रहेगा। यह पहले चैप्टर में से रहेगा, पशुपालन के आहार एवं पोषण पार्ट 1 में से रहेगा ये। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आदर्श आहार के गुण लिखिए। आदर्श आहार यानी आइडियल आहार, सबसे अच्छे भोजन के गुण क्या होने चाहिए, तो सबसे अच्छे भोजन के गुण जो होने चाहिए वो स्वादिष्ट होना चाहिए, पाचक होना चाहिए, पोषक तत्वों युक्त होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं, तो वो आपको याद रखना है। एक इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, साथ में आने के भी सबसे ज़्यादा चांस है। एक आदर्श आहार के सिद्धांत लिखिए, मतलब पशुओं को देने के लिए आदर्श आहार हमें पशुओं को किस तरह से देना चाहिए, किस सिद्धांत से देना चाहिए, तो वो आप सिद्धांत जरूर याद रखें। एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अगला प्रश्न बात करें तो अगला प्रश्न जो है पशु आहार में कार्बोहाइड्रेट, यानी पशुओं के आहार में कार्बोहाइड्रेट का क्या महत्व रहेगा, प्रोटीन्स का क्या रहेगा, वसा का क्या रहेगा और विटामिन का। सभी के 3-3 पॉइंट्स आपको याद रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में बात करें पाचक गुणांक किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। इसमें एक और लास्ट क्वेश्चन अगर बात करें मोटे चारे किसे कहते हैं, इसका महत्व लिखिए। मोटे चारे जितने भी पशुओं को हम रेशे वाले जो चारे खिला रहे हैं, हरे सूखे चारे, वो सारे मोटे चारे, और इनका पशुओं में क्या महत्व है तो वो आपको लिखना है। चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं, प्रश्न क्रमांक 9 जो कि 3 अंक का आएगा और यह आहार एवं पोषण पार्ट 2 में से आएगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक साइलेज और एक है। साइलेज किसे कहते हैं, अच्छी साइलेज के गुण लिखिए। पहला जो प्रश्न है इसका कि साइलेज किसे कहते हैं, अच्छी साइलेज के गुण। साइलेज एक ऐसे किण्वित खाद्य पदार्थ है जो इसको सड़ाकर बनाया जाता है, मक्का ज्वार से बनाया जाता है, तो उसकी परिभाषा है, मतलब आपको कैसे कहते हैं वो याद रखना है। इसके गुण याद रखना है कि गुण यानी क्वालिटीज़ कैसी होनी चाहिए अच्छी साइलेज की, वो आपको याद रखना है। साइलेज के लाभ, अगर साइलेज बना लिए तो क्या लाभ होंगे पशुओं के लिए प्लस अपने लिए, तो वो लाभ आपको लिखना है। अगले प्रश्न में बात करते हैं हे क्या है। हे ऐसे सूखे चारों को कहा जाता है कि जब चारों को सुखा लिया जाता है तो उसे हे कहा जाता है। तो अच्छी है के गुण, तो हे किस तरह की होना चाहिए, उसमें क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, तो वो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हे बनाते समय सावधानियाँ, हे बनाते से अगर हे बना रहे चारों को सुखा रहे तो उस समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, तो वो आपको याद रखना है। अगला इसमें एक और प्रश्न है पशु खाद्य समस्याओं के निवारण। पशु खाद्य मतलब भोजन की अगर समस्या हो गई है, जैसे गर्मी के दिनों में भोजन नहीं मिल पाता है कई बार पशुओं को, तो उन समस्याओं के निवारण आप किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके आपको उपाय लिखना है, निवारण लिखना है। अगला प्रश्न है भारत में साइलेज के कम प्रचलन के कारण क्या है, साइलेज क्यों नहीं बनाते हैं, तो उसके कारण क्या है, तो वो आपको लिखना है कि क्यों नहीं बनाते हैं। ज्ञान नहीं है लोगों को, इसके बारे में पता नहीं है, और भी इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है तो उसके बारे में पूरा पता नहीं है, तो इसके कारण लिखना है आपको, वही 3 कारण जरूर लिखें। चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं, प्रश्न क्रमांक 10 जो कि 3 अंक का रहेगा। ये चैप्टर पशु जांचकर्ता में से रहेगा और इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करते हैं। सबसे पहला उत्तम पशु चयनकर्ता के गुण। पशु चयनकर्ता या जांचकर्ता या निर्णयनकर्ता, जो भी अगर यहाँ शब्द चेंज हो सकता है, यानी पशुओं को जांच करने वाला जो व्यक्ति है उसके गुण कैसे होने चाहिए, वो व्यक्ति में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो वो आपको याद रखना है। कोई 3 पॉइंट याद रखें, 3 अंक का प्रश्न आएगा। तो अगले प्रश्न पे बात करते हैं, मतकाल या ऋतुमय अवस्था में पशुओं के लक्षण लिखिए। अगर मतकाल या ऋतुमय अवस्था में अगर पशु आ गए तो उस समय कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे, तो वो आपको लिखना है। अगला प्रश्न है गर्भवती पशु के लक्षण लिखिए। जो गर्भ धारण कर लिया है ऐसे पशुओं ने, तो उनके लक्षण किस तरह से वो दिखाई देंगे, तो वो लिखना है आपको। उत्तम गाय और सांड के लक्षण लिखिए, यानी दोनों के अलग अलग पॉइंट्स बनेंगे कि उत्तम गाय के लक्षण यानी किस तरह की दिखाई देगी और उत्तम सांड के लक्षण किस तरह के होने चाहिए, तो वो आपको लिखना है। दुधारू पशु के लक्षण यानी जो दूध देने वाले पशु है उनके लक्षण कैसे होने चाहिए, कैसे दिखने चाहिए, तो वो इस चैप्टर में ज़्यादातर लक्षण वाले ही क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप जरूर याद रखें, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं, प्रश्न क्रमांक
11 जो कि 4 अंक का रहेगा, और ये पशुओं के 4 अंक का रहेगा। ये पशु चिकित्सा संबंधी औषधि और उपकरण यानी यंत्र में से रहेगा। इस चैप्टर के 2 ही टॉपिक है, पशुओं में जो पशुओं के लिए जो औषधियाँ उपयोग की जाती है वो, और यंत्र कौन कौन से उपयोग किए जाते हैं। तो 2 टॉपिक है और 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, एक औषधि के ऊपर बन सकता है, एक यंत्र के ऊपर बन सकता है। तो पशुशाला में कौन कौन से यंत्र उपयोग किए जाते हैं, तो मैंने कुछ लिख दिए हैं इंपॉर्टेंट्स, यही एग्जाम में आ सकते हैं, ये चांस सबसे ज़्यादा है इनके। पहला है ब्रडीजो कास्टेटर जो बधियाकरण में उपयोग किया जाता है। थन साइफन जो थन की नलिकाओं को खोलने में, थनैला रोग में उपयोग किया जाता है। कैटेटर पशुओं के शरीर से मूत्र बाहर निकालने में। डॉकिंग मशीन पूंछ को काटने में। प्रोब घाव की गहराई नापने में। स्पेचुला मलहम लगाने में। थर्मामीटर तापमान ज्ञात करने में। खुरेरा पशु की सफाई करने में। बुल मास्क मुंह को ढकने पर पशु के। डैचिंग बोतल दवाई पिलाने में। ट्रेसर एक कैनुला अफरा रोग में गैस पशु के पेट से गैस बाहर निकालने में। तो ये 8 यंत्र है, इनके कार्य मैंने बता चुका हूँ, लेकिन एक बार आप और अच्छे से पढ़ें। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आने के सबसे ज़्यादा चांस है। इसके अलावा इस चैप्टर में एक और क्वेश्चन जो औषधि वाला आएगा, पशु चिकित्सा में उपयोग होने वाली 4 औषधियाँ, उनके नाम एवं कार्य। कोई सी भी 4 औषधियाँ आपको अपने हिसाब से लिख सकते हैं, या एग्ज़ाम में उधर से भी आ सकती है, कोई सी भी 4 लिखी हुई आ सकती है, तो आपको उनके कार्य लिखना है। तो एक इजी छोटा टॉपिक है, आप आसानी से इसे कर पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 जो 4 अंक का रहेगा, और ये चैप्टर पशुओं के सामान्य रोग पार्ट 1 में से रहेगा। इसके अंदर जो टॉपिक है वो 2 ही बीमारियां, इसके अंदर 2 बीमारियां हैं, खुरपका मुंहपका और पशु प्लेग। इसके अलावा क्वेश्चन इसमें बनेंगे बीमार पशु और स्वस्थ पशु के लक्षण, कि बीमार पशु के लक्षण किस तरह के होंगे और स्वस्थ पशु के लक्षण किस तरह के होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आने की ज़्यादा चांस है। इसके अलावा इन दोनों में से नहीं आया तो इन 2 के अंदर से आ सकता है। खुरपका का अर्थ होता है कि खुर में छाले होना, और मुंह पका का अर्थ होता है मुंह में छाले होना। बीमारी का कारण क्या है, तो वायरस है। लक्षण किस तरह के दिखाई देंगे वो आपको लिखना है। बीमार पशु के लक्षण किस तरह के दिखाई देते हैं तो वैसे ही सेम आ जाएंगे। रोकथाम और निवारण आप कैसे करेंगे तो उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन पशु प्लेग यानी पशुओं में दस्त होना, कारण क्या है, ये इसमें भी वायरस द्वारा ही होता है। लक्षण क्या रहेंगे तो वो आपको लिखना है। रोकथाम और निवारण वो भी लिखना ही है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 जो कि 4 अंक का रहेगा, और ये जो रहेगा डेयरी उत्पाद पार्ट 1 और डेयरी उत्पाद पार्ट 2, यानी अगर 2 चैप्टर की बात करें कि 2 चैप्टर में से मिलाकर एक क्वेश्चन आएगा। दोनों चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न पे। क्रीम के प्रकार एवं क्रीम का संगठन लिखिए। क्रीम के प्रकार, क्रीम कितने टाइप्स की होती है उनके नाम लिखना है आपको, प्रकार से लिखना है, उसमें वसा की मात्रा भी लिखे हैं आप साथ में संगठन के क्रीम का एक औसत संगठन लिखना है आपको। उसका अगला प्रश्न है क्रीम सेपरेटर का नामांकित चित्र बनाइए। जो दूध से क्रीम को अलग करता है वो उस यंत्र यानी क्रीम सेपरेटर कहते हैं, उसका नामांकित चित्र आपको बनाना है, और उसके पार्ट के नाम भी आप साथ में लिखें। अगला प्रश्न है पनीर के प्रकार। पनीर 2 प्रकार के होते हैं, जैसे तो मृदु पनीर, कठोर पनीर, उसमें भी आप फिर डिवाइडेशन कर सकते हैं। उसके प्रकार और पनीर का एक औसत संगठन आपको लिखना है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। खोवा किसे कहते हैं, खोवा मावे को कहते हैं। इसका संगठन यानी गाय से बनने वाले खोए का संगठन अलग लिखना है, भैंस से बनने वाले खोए का संगठन आप अलग लिखें। और एग्जाम में अगर गाय से बनने वाले खोए का देता है तो वो उसी प्रकार से उसका संगठन लिखें। दोनों तरह का याद रखें, गाय के खोए का और भैंस के खोए का संगठन दोनों ही याद रखें आप। फिर अगला क्वेश्चन है अच्छे जामन की विशेषताएं, या अच्छा जामन क्या होता है उसकी विशेषता क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए तो वो आपको लिखना है। और फिर है रबड़ी का संगठन लिखिए। रबड़ी का संगठन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, इस बार भी चांस बनते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर बात करें तो अच्छे जामन के रिपीट होने के मतलब इस बार आने के चांस ज़्यादा हैं, या खोवा के चांस भी बनते हैं। बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी ये लास्ट के 3 क्वेश्चन आप जरूर पहले करें। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 जो 4 अंक का रहेगा। यह चैप्टर हिमीकृत डेयरी उत्पाद में से रहेगा, और हिमीकृत डेयरी उत्पाद का अर्थ है हिमीकृत मतलब जमे हुए पदार्थ या ठंडे हुए पदार्थ। जो इसके 2 ही टॉपिक है आइसक्रीम व कुल्फ़ी इस चैप्टर में, तो आइसक्रीम और कुल्फ़ी के ऊपर ही क्वेश्चन बनेगा। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो आइसक्रीम व कुल्फ़ी का संगठन लिखिए, यानी दोनों का संगठन आपको अलग अलग लिखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आ सकता है, ज़्यादा चांस है इसके। इसके अलावा आइसक्रीम और कुल्फ़ी में अंतर काफ़ी बार आया हुआ है, और इस बार भी आने के चांस काफ़ी बनते हैं। अगला प्रश्न बात करें तो अगला है आइसक्रीम के गुणों को प्रभावित करने वाले कारक। आइसक्रीम के गुणों को, क्वालिटीज़ को कौन कौन से कारक ऐसे जो प्रभावित कर सकते हैं, तो कई सारे कारक है, बनाने की विधि है, पदार्थ हैं,
कौन से पदार्थ आप उपयोग कर रहे हैं, तो ये कई सारे कारक हैं जो उसको प्रभावित कर सकते हैं, तो आपको कोई से 4 कारक लिखना है। आइसक्रीम में सम्मिश्रीकरण के उद्देश्य लिखिए। आइसक्रीम सम्मिश्रीकरण क्या किसे कहते हैं और उसके उद्देश्य क्या है वो आपको लिखना है। सम्मिश्रीकरण यानी उसके मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाना जिससे कि एक आइसक्रीम अच्छी क्वालिटी की बन जाए, तो उसके उद्देश्य में पॉइंट्स आएंगे, तो ये आपको लिखना है। एक और क्वेश्चन है इस चैप्टर का, आइसक्रीम के 4 अवगुण। आइसक्रीम में अवगुण यानी कमियां, ऐसी यानी खराब आइसक्रीम, अगर सीधा वो कहें तो खराब आइसक्रीम के 4 गुण लिखे कि खराब आइसक्रीम के क्या क्या गुण होंगे या किस तरह की होगी खराब आइसक्रीम। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 जो 4 अंक का रहेगा और ये चैप्टर संगठित डेयरी उत्पाद में से रहेगा। इस चैप्टर के अंदर 2 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 2 ही टॉपिक है ऐसे, संगठित दूध और दूध चूर्ण। तो जब क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं टॉपिक के ऊपर बनेगा। और संगठित दूध के ऊपर जो क्वेश्चंस बनने वाला है वो है परिभाषा पूछ सकता है या फिर तैयार करने की विधि और इसका संगठन। इसके अलावा इसमें टॉपिक नहीं है ज़्यादा, तो संगठित दूध की परिभाषा, तैयार करने की विधि इस तरह से पूछ सकता है, या संगठित दूध की परिभाषा लिखकर इसका संगठन लिखिए। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ें। इसके अलावा इस चैप्टर में है दूध चूर्ण की परिभाषा, इसका संगठन लिखिए। तो दूध चूर्ण की परिभाषा और साथ में इसका संगठन लिखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन बनेगा दूध चूर्ण बनाने की विधियों के नाम एवं संक्षिप्त में समझाइए, मतलब डिटेल में आप बताइए। तो दूध चूर्ण की प्रमुख 2 ही विधियां हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी विधि जो है वो फुहार शुष्कन विधि, जिसके बारे में वो सीधा बोल सकता है कि फुहार शुष्कन विधि को डिटेल में समझाइए, यानी दूध चूर्ण बनाने की फुहार शुष्कन विधि लिखिए। और दूसरी जो है वो बेलन शुष्कन विधि या डर्म हेड शुष्कन विधि भी कहते हैं उसी को। तो ये 2 विधियां हैं, आप अच्छे से पढ़ें इनके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दूध चूर्ण के उपयोग लिखिए। तो दूध चूर्ण के उपयोग भी पूछ सकते हैं, तो ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 जो कि 5 अंक का रहेगा और ये मुर्गी पालन चैप्टर में से रहेगा। पहले प्रश्न पर बात करते हैं, मुर्गी पालन में आने वाली प्रमुख समस्याएं, कठिनाइयाँ, बाधाएं जो भी होती है, अगर मुर्गियों को पाल रहे हैं तो क्या क्या अपने पास समस्या, अपनों को समस्या आएंगी। कठिनाइयाँ बोल सकते हैं, बाधाएं क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं, तो वो आपको लिखना है। तो कोई 5 पॉइंट लिखे कि अगर मुर्गियों को पाल रहे हैं तो क्या क्या आपको समस्याएं आएगी। अगले प्रश्न बात करते हैं, मुर्गी पालन से संबंधित किन्हीं 5 सहकारी संस्थाओं के नाम लिखिए। यानी सीधा सा है, 5 सहकारी संस्थाओं के नाम लिखना है आपको कि कौन कौन सी मुर्गी पालन की संस्थाएं हैं। अगले प्रश्न बात करते हैं, अंडे सेहने की प्राकृतिक, अंडे सेहना मतलब जो अंडे को मुर्गी जो बैठ कर 21 दिन तक बैठती है तो उसे सेहना या हैचिंग क्रिया बोलते हैं इसे। तो अंडे सेहने की प्राकृतिक विधि यानी मुर्गियों द्वारा और कृत्रिम विधि यानी यंत्रों द्वारा। तो लाभ एवं हानि लिखिए, अगर अंडे को प्राकृतिक विधि द्वारा अगर सह रहे हैं तो क्या लाभ होंगे और क्या हानियाँ होंगी वो आपको लिखना है। साथ में अगर कृत्रिम विधि यानी मशीन द्वारा, कौन सी मशीन अंडे सहने का कार्य करती है, तो इंक्यूबेटर। तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, इंक्यूबेटर से अंडे सहने के लाभ व हानि लिखिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो ये अच्छे से अच्छी तरह पढ़ें आप। इसके अगला क्वेश्चन जो बनेगा वो इंक्यूबेटर का उपयोग करते समय सावधानियाँ। अगर इंक्यूबेटर में आप अंडे सहन कर रहे हैं, सहने का कार्य कर रहे हैं, तो उस समय कौन कौन सी आपको सावधानियां रखना है, तो कोई 5 सावधानियां आप याद रखें। अगले प्रश्न में बात करते हैं, ब्रूडर घर किसे कहते हैं। अच्छे ब्रूडर घर की 5 विशेषता। ब्रूडर घर, जिस घर में चूजों को रखा जाता है या पाला जाता है उसे ब्रूडर घर कहते हैं। तो उसकी 5 विशेषता है कि अच्छा घर किस तरह का होना चाहिए। अगले प्रश्न में बात करते हैं, कैडलिंग, डीबिकिंग, प्रेषणी या गिजार्ड, इंक्यूबेटर और ब्रूडर घर, 5 की परिभाषा लिखना है। 5 के अर्थ में बता देता हूँ आपको। कैडलिंग का अर्थ होता है कि अंडे के आंतरिक परीक्षण करना, अंदर के अंगों को देखना। डीबिकिंग, चोंच काटना, मुर्गियों की जो बढ़ गई है चोंच उसको काटना। प्रेषणी गिजार्ड को कहा जाता है। प्रेषणी या गिजार्ड जो है वो मुर्गियों के मुंह में जब दांत नहीं होते तो उसकी जगह कठोर आवरण होता है, उसे प्रेषणी या गिजार्ड कहते हैं। इंक्यूबेटर अंडे सहने का कार्य करता है और ब्रूडर घर चूजों को लालन पालन करने वाले घर को कहा जाता है। तो इन सभी की परिभाषा आपको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है। इसके अंदर एक और प्रश्न बनेगा, अंडे की आंतरिक संरचना, अंडे की यानी आपको चित्र बनाना है और रासायनिक संगठन लिखना है। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, रासायनिक संगठन और चित्र, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें क्वेश्चंस भी थोड़े से ज़्यादा हैं, तो आप इसमें मिस ना करें किसी क्वेश्चंस को, क्योंकि इसके अलावा और भी कई सारे टॉपिक इसके अंदर हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे तो आप इसमें छोड़े ना। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 जो 5 अंक का रहेगा और यह जो चैप्टर जो रहेगा वो कुक्कुट आहार में से रहेगा, यानी मुर्गियों के भोजन के बारे से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस पूछा जाएगा। जैसे कि पहला जो चैप्टर था पशुपालन में आहार और पोषण, उससे ही रिलेटेड है।
उसमें भी अगर कार्बोहाइड्रेट, जैसे अपना पहला क्वेश्चन है मुर्गी आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज तत्व यानी कैल्शियम के 5 कार्य, तो वो पहले चैप्टर में भी था। तो यहाँ मुर्गी शरीर में लिखना है आपको कार्बोहाइड्रेट के कार्य, 5 पॉइंट याद रखना है, प्रोटीन्स के, वसा के, और खनिज तत्व मतलब कैल्शियम के, क्योंकि सबसे अधिक अगर खनिज तत्व की आवश्यकता होती है मुर्गी को तो वो कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो उसके 5 कार्य आप जरूर याद रखें। कैल्शियम के पूछ सकता है, इसलिए आप जरूर ध्यान से पढ़ें। अगला प्रश्न, मुर्गी आहार में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के कार्य एवं कमी के लक्षण अगर ये देंगे तो क्या कार्य करेंगे, और एक और अगर अपोजिट क्वेश्चन बनाए तो कमी के लक्षण अगर ये शरीर में नहीं दिए गए तो क्या लक्षण उत्पन्न होंगे। ये एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो रहा है, हर बार अगर यूँ कहूँ तो मैं ज़्यादातर रिपीट हुआ है, तो ये इस बार भी आने के चांस बनता है। लास्ट ईयर भी आया था, उसके पहले भी आया था, तो काफ़ी बार रिपीट हो रहा है लगातार, तो आप अच्छे से पढ़ें। अगला प्रश्न है, मुर्गियों के संतुलित आहार का संगठन। मुर्गियों को संतुलित आहार दे रहे हैं तो उसका संगठन क्या होना चाहिए, यानी मुर्गियों को कितना % मक्का दे रहे हैं, उसमें और भी अपन जो गेहूं का चोकर दे रहे हैं, ये सारा तो कितना % देना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें दी जाती है, तो उसका पूरा संगठन आपको लिखना है। मुर्गियों के खाद्य पदार्थ को प्रभावित करने वाले कारक, यानी खाद्य पदार्थ यानी भोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वो उनके नाम आपको लिखना है और डिटेल में आप समझा सकते हैं। 5 अंक का है तो आप इसको शॉर्ट ना लिखें, थोड़ा सा बढ़ाकर ही लिखें। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं, जो कि चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 18, जो 5 अंक का रहेगा, और ये चैप्टर कुक्कुट रोग पार्ट 2 में से रहेगा। कुक्कुट रोग पार्ट 2 में अगर यूँ बात करें तो इस चैप्टर में 5 बीमारियां हैं, रानीखेत, काकसिडियोसिस, चिरकालीन श्वसन रोग जिसे CRD बोलते हैं, CRD का पूरा नाम क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज, बर्ड फ्लू और किलनी बुखार है। इन 5 के कारण याद रखना है, जैसे रानीखेत का वायरस है, काकसिडियोसिस का प्रोटोजोआ है, चिरकालीन का जीवाणु है, बर्ड फ्लू का वायरस है। तो इन सभी बीमारियों के कारण, साथ में लक्षण एवं रोकथाम व उपचार। अगर बात करें तो कारण आपको टेक्निकल यानी बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा, कारण आपको एक एक वर्ड याद रखना है सिर्फ सूक्ष्म जीवों के। लक्षण आप यूनिवर्सल लिख सकते हैं, यूनिवर्सल यानी बीमार मुर्गियों के, तो वो आपके लिए एक ईजी बन जाएगा। अगर सबके अलग अलग पढ़ेंगे तो आपको थोड़े डिफिकल्ट बनेगा, इसलिए आप यूनिवर्सल पढ़ लें। और साथ में रोकथाम व उपचार भी साथ के सभी के एक जैसे बन सकते हैं, तो वो आप शॉर्टकट हो जाएगा। क्वेश्चन इसी के ऊपर से आना है, ये फिक्स है, क्योंकि 5 टॉपिक के अलावा कुछ है नहीं इसमें। एक और टॉपिक है जो कि परजीवी के बारे में। परजीवी किसे कहते हैं, इसके प्रकार एवं रोकथाम के उपाय लिखिए। परजीवी यानी जो जैसे कि 2 प्रकार के होते हैं, जूं, चिचड़ी, ये सारे परजीवी में आते हैं मुर्गियों के ऊपर इसे, तो इनके प्रकार 2 प्रकार के, आंतरिक और बाह्य परजीवी, और रोकथाम कैसे करेंगे इसके उपाय आपको लिखना है। तो ये थे पशुपालन के टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस